हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बीदा कॉमर्शियल स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स अपने बीबीए बीकॉम ऑनर्स के इनकम टैक्स एंड लॉ एंड प्रैक्टिस के यूनिट 2 को, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट 2 को हम डिस्कस करेंगे 2 से 3 पार्ट्स के अंदर, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सिर्फ एक थ्योरी बताऊंगी एंड सेकंड पार्ट में दूसरी एंड थर्ड वन में हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम अपने यूनिट 2 में आज क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम अंडर द डिफरेंट हेड 1, यानी कि आज हम अपने इनकम को कंप्यूट करना पढ़ेंगे और जानेंगे कि अलग अलग हेड्स में डिफरेंट हेड्स में डिफरेंट इनकम्स को कैसे हम इवेल्युएट करते हैं। तो आज की हमारी जो यूनिट 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आस्केनेबल और जहां से प्रैक्टिकल नंबर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये आपका कितने नंबर का एवरेज लेता है ये चैप्टर आपका, तो ये चैप्टर आपका 10 से 16 नंबर का एवरेज लेता है। तो यानी कि ये जो यूनिट है आपको 10 से 16 मार्क्स गेन करा सकती है हर एक एग्जाम के अंदर, वेदर इट्स थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और एनीथिंग एल्स। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं जो 3 से 4 नंबर में आएंगे, और जो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन किए जाएंगे वो 10 से 16 नंबर के मार्जिन पे आते ही आते हैं। तो ये जो आपकी यूनिट 2 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये आपको पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या पढ़ेंगे आज हम इसमें, कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड में जो हमारे 2 टॉपिक हैं। कौन कौन से टॉपिक है जान लेते हैं, टॉपिक वी कवर में। सो स्टूडेंट, हम जानेंगे अपने टॉपिक वी कवर में 2 चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आस्केनेबल सब्जेक्ट्स, और हमारे क्वेश्चंस में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो उठ के बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, सैलरी से ही बनते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली मैंने यहाँ लिख भी दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैलरी का, जिसमें आप अगर बुक्स में देखेंगे तो 300 साढ़े 300 पेज का तो ये बुक्स में ही है, यानी कि 300 पेज अगर ये बुक्स में एक्सप्लेन कर रहा है एक चैप्टर, एक टॉपिक, तो सोच लीजिए इसके चैप्टर के टॉपिक्स कितने वियर्ड होंगे, कितने बड़े होंगे और कितना टाइम टेकन है। बट डोंट वरी, डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो ये जो इतना बड़ा टॉपिक है, एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी और दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दोनों ही अपने आप में बहुत बड़े हैं, बट सबसे बड़ा जो है सैलरी, सैलरी वाला सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, बट इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत माइनर टाइम में, कम से कम समय में, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी और आप लोगों को ऐसे बता दूंगी कि पूरा चैप्टर आपको पता ही नहीं चलेगा कब शुरू करके कब खत्म कर दिया था। तो बेसिकली इतने बड़ी किताब को पढ़ने के लिए कोई नीड नहीं है आप लोगों को, सिर्फ वो पढ़ने की जरूरत है जो मैं पढ़ा रही हूँ, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत जल्दी आपका ये वाइडर चैप्टर, जिससे लोग डरते थे, जिससे हम लोग भी डरते थे एक टाइम में। अच्छा, सैलरी चैप्टर मैम शुरू करने जा रही है, ओह माय गॉड इतना बड़ा चैप्टर कैसे पढ़ेंगे। तो ऐसा कोई डर की बात नहीं है, अब इसे कंक्लूड करेंगे छोटे से टॉपिक्स में, देखते हैं कैसे पढ़ते हैं इसे। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्ट विद बीदा कॉमर्शियल स्टडी वहीं जहाँ कॉन्सेप्ट सही। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे अपना इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें से अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सैलरी एक्चुअल में क्या होती है, सैलरी को किस बेस पे सैलरी कहा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले जान लेंगे, सैलरी को पढ़ने से पहले हम जानेंगे इनकम को, कौन कौन सी इनकम होती है जिनको हमें टैक्स, जिनके ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है, और वो जो जो टैक्सेबल होती हैं। तो इनको जानने के लिए हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये छोटा सा एक नोट है जो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा और आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। देखिए, देखते हैं क्या कहता है ये हमें। एज पर सेशन 14 सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, एज पर सेशन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, किसके बिहाफ पे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बिहाफ पे, ऑल इनकम्स फ्रॉम द पर्पस ऑफ चेंज ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, जितनी भी इनकम होती है हमारी, ठीक है, जितनी भी इनकम है चाहे कहीं से भी मिल रही हो, ठीक है, उन्हीं के बिहाफ पे, उसके पर्पस के बिहाफ पे ही उस पे हमें इनकम टैक्स पे करना होता है। एंड कॉम्पिटिशन ऑफ द टोटल इनकम आर क्लासिफाइड अंडर सेशन 5 हेड्स, यानी कि जो टोटल इनकम्स हैं उनको हम 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं। ये 5 हेड्स हैं जिनको यहाँ बताया गया है, जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन से इनकम होते हैं। पहले इसे समझ लेते हैं मेरी भाषा में, वो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यानी कि क्या कहा गया है समझिए, कि जो सेशन 14 है आपका, वो आपको क्या बताता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो बना था उसने ये कहा है कि आपकी इनकम जहां से निकल के आएगी, जहां से भी आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, जिस भी सोर्सेज से, चाहे आप टीचिंग करते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट होके कुछ और ऐसा काम करते हैं जहां से आपको इनकम मिल रही हो, ठीक है, जैसे नोट्स बनाना, कंटेंट राइटिंग करना,
ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप कोई शेफ हैं या आप कोई बिजनेसमैन है, चाहे इनकम कहीं से भी आई हो, उसको इनकम कंसीडर करने से पहले हमें देखना होता है कि वो कहाँ से मिली है। जैसे कि आप क्या करते हैं, किसी का सामान लेके किसी को सेल कराते हैं, ठीक है, और आपको उसके बीच में कमीशन मिलती है, तो वो इनकम एक अलग हो गई। आप एक प्रोफेशन में हैं, उसमें जो आपको इनकम मिल रही है आपके प्रोफेशन के बिहाफ पे, वो अलग हो गई। जैसे डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये सब प्रोफेशन है, इनके प्रोफेशन की इनकम को हम अलग कैलकुलेट करते हैं, बट जो बिजनेस से मिलती है वो अलग होती है। और जो एक एम्प्लॉय को मिलती है, एक एम्प्लॉयर के थ्रू, यानी कि एक वर्कर को मिलती है, वो अलग होती है, ठीक है, जिसको हम सैलरी कहते हैं। इस तरीके से इनकम को हमने डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना हुआ है, हर एक इनकम को हम अलग एक नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 5 हेड्स दिए गए हैं डिफरेंट के, सॉरी 5 हेड्स दिए गए हैं सैलरी इनकम के, सॉरी व्हाई आई एम गेटिंग टेकिंग नोट, जस्ट पीस एंड काम। देखिए क्या कहा गया है कि 5 हेड्स दिए गए हैं आप लोगों को इनकम के, जिसमें हमने बता दिया है कि कौन सी इनकम को आप कहाँ कैलकुलेट करेंगे। मैं कोई कट नहीं लेती हूँ, अगर मैं गलती करती हूँ तो करती हूँ, इट्स ओके, सभी करते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो गलती होना तो ऑब्वियस बनती ही बनती है। अगर मैं भी कुछ कर रही हूँ और मिस्टेक्स हो रही है तो इट्स ओके, मैं अपनी क्लास को एक ही बार में रिकॉर्ड करती हूँ, ना मैं उसमें कोई एडिटिंग करती हूँ और ना ही उसमें कोई कट्स डालती हूँ। अगर मुझसे मिस्टेक होती है तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि हाँ ऐसा हुआ है, आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि मेरी ऐसा ही नेचर है, मैं फिल्टर्स नहीं लगाती चीजों को, ठीक है, जो है ऐसा है, जैसा मैं पढ़ा रही हूँ ऐसा ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो बस यही वाली बात है, अगर एरर है तो इट्स ओके, कॉपरेट कीजिएगा मेरे साथ, क्योंकि सभी हम लर्निंग पीरियड में ही हैं। अगर मैं आपको सिखा रही हूँ या आपको कुछ समझा रही हूँ तो दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि मैं एकदम प्रोफेशनल टीचर हूँ, यानी कि सारा ज्ञान मुझे ही है, नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती है, इट्स ओके, सभी लर्निंग फेज में है, ठीक है। मैं भी, आप भी, और आगे भी आने वाले लोग हैं, जितने भी हमारे पास लोग होते हैं आसपास, सभी लर्निंग फेज में, सभी अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं एरर हो रहा है तो मैं माइंड नहीं करती, आप भी मत कीजिएगा, ठीक है। जब मैं नहीं कर रही हूँ तो आप क्यों करेंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो सुनिए क्या कहा गया है। तो इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट ने सैलरीज को या इनकम्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें 5 हेड रखे हैं। कौन कौन से हेड रखे हैं? सबसे पहला हेड है हमारा सैलरी का, हेड नंबर 1 है हमारा सैलरी का, जो क्या बताता है, ये कह रहा है नंबर 1 हेड इज सैलरी, जिसमें जो सैलरी होती है। अब सैलरी की भी बहुत बहुत सी टर्म्स है, कौन कौन सी सैलरी को हम सैलरी कंसिडर कहेंगे, कौन कौन सी इनकम को हम सैलरी कहेंगे, ठीक है। ये एक पूरा वाइड कॉन्सेप्ट है सैलरी का, ठीक है। एक वाइडर कॉन्सेप्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, एक वाइड कॉन्सेप्ट है इन सभी का। तो जो सैलरी है हमारी सेशन 15 to 16 एंड 17 के अंदर आती है। सैलरी जो हम पढ़ेंगे सेशन 15, 16, 17 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेशंस आप लोगों को याद होने जरूरी है, क्योंकि आप एग्जाम में जो आंसर लिख के आएंगे उसमें आपको ये सेशन मेंशन करना होगा। और सेशन मेंशन करेंगे तो उससे क्या होगा, देखिए सेशन मेंशन करने से ये होता है कि आपका एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, ऐसे ही नहीं सिर्फ पेज नहीं पलटे हैं, पढ़ा भी है और आता भी है, समझ में भी आ रहा है। तो मेरा ये मानना है जितना आपने पढ़ा है उतना आपको बताना भी चाहिए कि हाँ जी हमने पढ़ा है, ओके। तो सैलरी सबसे पहला आते हैं हमारी, जिसको सेशन 15, 16 एंड 17 कवर अप करते हैं, ठीक है। दूसरा हेड है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब अगर आपको कोई अपने हाउस प्रॉपर्टी से, चाहे आपकी लैंड हो गई, आपकी कोई जमीन हो गई, उससे आपको कोई रेंट मिल रहा है, या आपने उसे बेचा तो उससे आपको कोई इनकम मिली, ठीक है, सेल करने पे, वो अलग उसमें क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अलग सेक्टर्स में आती है और सैलरी अलग में आती है। जो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ये हमारी किस में आती है, सेशन 22 टू 27 में आती है। ये वाली इनकम हमारी सेशन 22 to 27। देखिए ये सारे जो हेड में भी बता रही हूँ ना आपको, ये सभी आपको जो सेशन बता रही हूँ ये सभी आपको मैं भी याद भी कराऊंगी, देखते हैं कैसे याद कराऊंगी, ठीक है। फिर क्या है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जो अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, या तो बिजनेस से हो रहा है या फिर किसी प्रोफेशन से हो रहा है, उसको हम एक अलग हेड में कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बिजनेस से प्रॉफिट हर दिन नहीं होता है, लैंड्स या प्रॉपर्टी हम हर रोज नहीं बेचते हैं, बट सैलरी ऐसी है जो हमें डेली बेसिस पे मिलती है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं वर्कर हैं, तो आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी मिलेगी, पर डे के अकॉर्डिंग भी सैलरी मिलती है। तो इसीलिए सैलरी को एक अलग सेक्टर में रखा है, एक अलग हेड में रखा है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक अलग में रखा है, क्योंकि हर दिन आप जमीन नहीं बेच खरीद रहे हैं, ठीक है, इतनी लैंड कहाँ है किसी के पास। फिर क्या है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं या फिर आप कोई किसी प्रोफेशन में है, चाहे लॉ हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई चाहे टीचर हो, या एक्सेट्रा किसी भी प्रोफेशन में है, तो हर दिन प्रॉफिट भी नहीं हो सकता है, इतना बड़ा प्रॉफिट भी नहीं हो सकता है कि उस पर टैक्स लगाया जाए। तो इसीलिए इसको एक अलग हेड में रखा है। तो हमारा ये जो बिजनेस पीजीबीपी जिसे कहते हैं हम, ये किसके अंदर आता है, सेशन 28 to 44 के अंडर आता है, ठीक है।
फिर क्या है, कैपिटल गेन, आपने कहीं इन्वेस्ट किया, वहां से आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आएगा हमारा 45 to 55 में। फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज की इनकम कौन सी होती है, जो लॉटरी से मिली आपको, आपने कहीं फंड लगाया था, ऐसा आपने कहीं गेम खेले थे उससे आपको मिली, आपने किसी स्पोर्ट्स में किसी चीज में पार्टिसिपेट किया और उससे आपको पैसे मिले, तो उसको हम अदर सोर्सेज में कैलकुलेट करते हैं। ये सारे बहुत वाइडर, ये 5 के 5 बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है जिनको आप टर्म वाइज पढ़ेंगे। और हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज किस में आता है, 55 to 59 सेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये 5 हेड्स किस लिए बनाए गए, ये इसलिए बनाए गए क्योंकि पांचों का अपना अपना अलग अलग रोल है और पांचों के अपने अपने वाइडर बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक में सैलरी ही डिस्कस करेंगे। इसका जो पार्ट 2 बनाऊंगी यूनिट का, वैसे इस पूरी यूनिट में 2 ही पार्ट हैं, जैसे मैंने भी आपको आगे बताया था टॉपिक्स में कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी पढ़ने वाला है, ठीक है। बट आज मैं सिर्फ आपको सैलरी पढ़ाऊंगी क्योंकि वो खुद भी अपने आप में बहुत बड़ा है, वो तो आपको ही पता चल जाएगा कि कितना बड़ा वो अपने आप में है, ठीक है। तो सैलरी पढ़ेंगे। सैलरी किसके अंडर आती है, 15, 16 एंड 17 के। तो सबसे पहला हेड है हमारा सैलरी का, जिसमें वो आती है 15, 16, 17 के अंदर, ठीक है। एक बार मैं आपको ऐसे लिख के समझा देती हूँ, इसे मैं रफ कर रही हूँ क्योंकि ये अब आप लोगों को समझ आ गया है, ठीक है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिया होगा तो पॉज करके वीडियो को वापस से ले लेना, ठीक है। तो अब ऐसे समझ लेते हैं। 5 हेड दिए ना हमारा, सबसे पहला था सैलरी का। तो सैलरी जो आता है हमारा किसके अंदर आता है, 15, 16 और 17 के अंदर आता है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। दूसरा कहाँ है हमारा, हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रही है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, हाउस प्रॉपर्टी से जो हो रही है हमारी इनकम, ये किसके, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, 22 टू आता है 27 सेशन, ठीक है। थर्ड वन है हमारा पीजीबीपी। पीजीबीपी में हमारे कौन कौन से सेशंस आते हैं, 28 to 44, मैंने ऐसे ही लर्न किया था अपने टाइम पे। फिर हमारा है सीजी कह दो आप, कैपिटल गेन कह दो, कुछ भी कह दो, ये आता है हमारा किसमें, 45 to 55। साथ के साथ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग इसे रिलेट कर सके और समझ सके। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हो रहा है हमारा, ठीक है, वो कितने में हो रहा है, वो हो रहा है हमारा 56 to 59, ठीक है। ये 0 मत समझ लेना, ये TO2 है, ठीक है। 59 सॉरी 57 लिख दिया, ओके। ये है हमारे हेड्स, ये है हमारे सेशन। अब इनको देखो कैसे रिलेट करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। हमारी सैलरी सबसे आसान है, सबसे पहले 15, 16, 17 तीनों सीक्वेंस के हैं नंबर, इवन नंबर, मतलब कि तीनों एकदम लय में चल रहे हैं, कोई बीच में डिफरेंस नहीं। 15, 16, 17 में हमारी सैलरी आती है, 15, 16, 17 तारीख में हमारी सैलरी आती है। ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, 15 तारीख को 16वें दिन हमारी सैलरी अकाउंट में आ गई, 17,000 हमारी सैलरी अकाउंट में आ गई। इस तरीके से आप इसे याद भी कर सकते हैं, 15 तारीख को 16वें दिन 17,000 हमारे अकाउंट में आ गए। इस तरीके से आप अपनी सैलरी का सेशन याद कर सकते हैं। देखो ये मेमोरिक मैंने जस्ट अभी अभी बनाया है, एक ही जगह खड़े होके आप लोगों के सामने। ये मुझे भी नहीं पता था कि मैं इसे ऐसे याद कर सकती हूँ, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी जो है हमारी वो किसके अंदर आती है, तो हमने यहाँ से 18, 19, 20, 21 छोड़ दिया, 22 से 27 के बीच में हमारे यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। इसका सेशन कौन सा है, 22 to 27, ठीक है। 22 से 27 के बीच में मिलेंगे, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। पीजीबीपी क्या है हमारा, पीजीबीपी का है 28 to 44, सीधा सीधा, यानी कि यहाँ हमने 3 ही छोड़े हैं, बाकी सब कंटिन्यूसली चलेगा एज इट इज। 22 से 27 में आ गया, 28 से 44 में ही आ जाएगा। और सीजी हमारा आएगा 45 से 55 और 56 से 59, ये हो गया। इस तीनों में तो आप कोई भी राइम खुद ही बना सकते हैं, बस 2 याद करने वाले थे ऊपर वाले, 15, 17, 16, ठीक है। 15 में 15 तारीख को 16वें दिन हमारी 17,000 सैलरी आ गई। इस तरीके से हाउस प्रॉपर्टी कैसे याद करेंगे आप कि 22 से 27 के बीच में मिलेंगे, ठीक है। पीजीबीपी का सेशन क्या है हमारा, 28 से 44 और सीजी हमारा 45 से 55 और ये 56 से 59 बोलते हैं ना, 59, 60 शायद 59 या 69, आई डोंट नो, 59 मुझे याद रहता है, हिंदी मुझे भी नहीं पता इसका, ठीक है। तो ये हमारा अदर सोर्सेज वाला। इस तरीके से होपफुली आप लोगों को इंस्टेंटली मेमोरिक बना के मैंने आप लोगों को क्या बता दिए, सेशन याद करने का तरीका बता दिया। कभी कभी मुझे अपने ऊपर भी बहुत खुशी मिलती है कि अच्छा मैं ऐसा कर सकती हूँ इंस्टेंटली। वैसे मैं इंस्टेंटली अपने लिए ऐसे ही करती थी, अब हम इतना मैं आपको सेशन के साथ पढ़ा चुकी हूँ, अब मेमोनिक के साथ आपको ये याद भी हो जाएगा। अगर इसे 2-3 बार वीडियो को आप एक बार से दूसरी बार देखेंगे तुरंत याद हो जाएंगे ये मेमोनिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे सैलरी की। सैलरी आखिरकार क्या होती है, उसके अंडर कौन कौन से रूल्स आते हैं और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या इवेल्युएट करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, सैलरी। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे अपनी सबसे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सैलरी। सबसे फर्स्ट हेड है हमारे सभी इनकम में, इसके बारे में ही अब हम जानेंगे कि क्या कहा गया है सैलरी के बारे में, ठीक है।
तो क्या कहा गया है सैलरी के बारे में? सैलरी इज द फर्स्ट हेड अमॉन्गेस्ट द 5 हेड्स। 5 हेड्स में से सबसे पहला हेड कौन सा है? इनकम के 5 हेड्स में से सबसे पहला हेड है हमारा सैलरी, जो किसके अंदर आता है? अभी अभी हमने बात की थी 15, 16 एंड 17 के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे सेशन 15, 16 एंड 17 के अंदर आता है। देखा, फिर से रिकॉल हो गया ना, 15, 16 एंड 17 के अंदर आता है। इट इज अ पेमेंट मोड बाय द, ये एक पेमेंट होती है। क्या होती है ये? सैलरी क्या होती है? एक पेमेंट होती है। मेड बाय, किसके द्वारा बनाई जाती है ये? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन हो गया? जो अपने यहाँ, ये है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर इसे कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं इसे एम्प्लॉयर? क्योंकि ये वाली बिजनेस की फर्म चला रहा है, जिसके यहाँ ये मिस्टर रामू, इनका नाम रख देते हैं हम मिस्टर रामू, इनके यहाँ काम करते हैं। और ये कौन बन गए यहाँ पे? हमारे एम्प्लॉय बन गए, ठीक है, एम्प्लॉय हो गए, ठीक है। कैसे? ये हो गया मिस्टर कपूर, मिस्टर के कपूर, क्या करें, के लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। इट इज अ पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विस, ठीक है। ये एक पेमेंट होती है जो किसके द्वारा बनाई जाती है? एम्प्लॉयर के थ्रू, यानी कि जो बिजनेसमैन है जो अपने यहाँ कंपनी में किसी पर्सन को हायर कर रहा है, किसको? एम्प्लॉय को हायर कर रहा है। जैसे रामू को इन्होंने हायर किया मिस्टर के ने, कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विस, जो ये काम करके देंगे, जो इनकी सर्विस करके देंगे ये, उसके बदले में क्या करेंगे? ये इन्हें पेमेंट देंगे। यानी कि सैलरी क्या होती है? सैलरी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होती है। एम्प्लॉयर सैलरी देता है एम्प्लॉय को, किसके बिहाफ पे देता है? एम्प्लॉयर सैलरी देता है किसको? एम्प्लॉय को, जो भी वो काम कराता है, किससे? एम्प्लॉय से, ठीक है। एम्प्लॉयर सैलरी देता है एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर सैलरी देता है एम्प्लॉय को, किसके बदले में? जिसके बदले में वो उससे काम करा रहा होता है। अगर उसने कहा कि आपको मेरा ये काम करके देना है, इसके जैसे कि मैं आपको अपने यहाँ हायर कर रहा हूँ, आप मेरे यहाँ मेरा काम करके दीजिएगा, मैं आपको पर मंथ में 10,000 सैलरी दूंगा। मिस्टर के ने कहा मिस्टर रामू से कि मैं आपको पर मंथ 10,000 सैलरी दूंगा, आप मेरे यहाँ काम कर लीजिए, ठीक है। तो मिस्टर रामू क्या करेंगे? ओके, हाँ जी मैं कर लूंगा, आप मुझे सैलरी पे कर दीजिएगा। तो सैलरी क्या होती है? सैलरी पेमेंट होती है जो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, उसके काम के बदले में, जो वो काम कर रहा होता है उसके बिहाफ पे वो उसे सैलरी पे करता है। तो ये समझ में आया? सीधा साधारण अच्छा प्यारा, मतलब प्यारा मीनिंग ऑफ सैलरी का, कि सैलरी आखिरकार हम किसे कहते हैं। ओके, तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है? यस मैम, आपने इतने अच्छे से बता दिया, तो सैलरी अब हमारे दिमाग में आ ही जाएगी। नहीं आ रही है तो वो हमारी ही गलती है, क्योंकि हम शायद वीडियो चला के कहीं और ही देख रहे हैं या कुछ और ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सब इसके बाद अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे, ये तो था सैलरी का मीनिंग, ठीक है, कि सैलरी किसे कहते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे 14 इंपॉर्टेंट या स्पेसिफिक रूल्स ऑफ सैलरी। 14 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स या रूल्स कह सकते हैं हम, जो सैलरी के रिगार्डिंग दिए गए हैं। कौन कौन से 14 इंपॉर्टेंट रूल हैं वो जानते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले सम इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ सैलरीज में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक अपना सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है? रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। यानी कि जब भी हम सैलरी के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि क्या रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। विच मीन्स कि अगर किसी को कहीं से भी कोई इनकम मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए है, ठीक है, ये मिस्टर ए हैं, इनको बहुत तरीके से पैसे मिल सकते हैं। चाहे ये एक टीचर होंगे तो उनकी अलग से सैलरी मिलेगी, अगर ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उससे अलग से सैलरी मिलेगी, या फिर ये किसी के सर्वेंट है उस अकॉर्डिंग किसी को अलग से सैलरी मिलेगी। यानी कि इनकम के बहुत सारे मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं एक किसी पर्टिकुलर इंसान के पास। अब वो उस पर डिपेंड करता है जो उसने वर्क किया होता है कि उसे किस सोर्सेज से इनकम मिल रही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि जब भी कभी हम टैक्स लगाएंगे किसी की इनकम पे, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, किसी की इनकम पे अगर हम टैक्स लगाएंगे तो टैक्स लगाने से पहले हमें क्या देख लेना है? उसका ये देख लेना है कि उस इनकम के पीछे जो इनकम उसे रिसीव हुई है उसमें उसके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं, या जो उनका रिलेशन है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला है या नहीं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई किसी को सैलरी पे करता है, जब भी कोई किसी को सैलरी पे करता है तो उसके बीच में हमें क्या देखना जरूरी है कि उनके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। एम्प्लॉय और एम्प्लॉय वाला रिलेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो उसका मास्टर हो जो उसे सैलरी दे रहा है और वो उसका
सर्वेंट हो जो सैलरी ले रहा हो। ये क्यों कहा गया है कि मास्टर हो या सर्वेंट हो, ऐसा क्यों कहा गया है? ठीक है, थोड़ा सुनने में बहुत से लोगों को अजीब भी लग रहा होगा। ऐसा इसलिए कहा गया है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सैलरी तभी मिलती है जब आप किसी को बदले में कुछ उसका कोई काम करके देते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारे ऐसे भी क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। उन दोनों के बीच में पेयर जो पैसे दे रहा है और पे जो पैसे ले रहा है, उनके बीच में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की क्या होनी चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए। अदरवाइज बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, बट फिर भी हमें इनकम रिसीव हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि आप जैसे कि एक टीचर है, ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल के साथ ले सकते हैं। एक टीचर है, ठीक है, मिस्टर ए एक टीचर है, इनको किसी स्कूल में बुलाया गया है पेपर, इनको कहा गया है पेपर सेट करने के लिए। ठीक है, कि आप एग्जाम है ये हमारा पर्टिकुलर, आप इसके लिए पेपर सेट करके दीजिए हमें। ठीक है, या मुझसे किसी ने कहा कि आप मैम हमें पेपर सेट करके दीजिए, हम उसके बदले में आपको अलग रेम्यूरेशन देंगे या आपका कंसिडरेशन देंगे या फिर कुछ आपको पे करेंगे। ठीक है, तो वो जो मुझे पे किया जाएगा उस पर्टिकुलर एग्जाम के पर्पज से, ठीक है, उस एग्जाम के पर्पज से, उस पेपर सेट करने के पर्पज से जो मुझे पे किया जाएगा अलग से, उसको क्या कंसिडर करेंगे, उसको हम सैलरी कंसिडर नहीं करेंगे, वो मेरी सैलरी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? वो मानी जाएगी मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या मानी जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्यों कहा गया इसको? जैसे कि अगर मैं किसी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं एक स्कूल में डेली पढ़ा रही हूँ, जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ, तो उस अकॉर्डिंग जो मुझे मेरे स्कूल से डेली मिलता है वो क्या हो गई, मेरी सैलरी हो गई, क्योंकि वो पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलता है, जो मैं उन्हें काम करके देती हूँ उस अकॉर्डिंग मिलता है। बट अगर मैं किसी का एग्जाम पेपर सेट करके दे देती हूँ, अलग किसी एग्जाम का, किसी अथॉरिटी के एग्जाम का एग्जाम पेपर सेट करके दूंगी और उसके बदले में वो लोग मुझे कुछ इनकम देंगे, तो वो क्या कहलाएगी, मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाएगी, वो मेरी सैलरी नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है, वो मंथ के बेसिस पे नहीं है और वो परमानेंट मिलने वाली नहीं है। वो तो मुझे एक काम मुझे मिला गया, दिया था, उसके ब्याह पे मैंने किया तो वो मुझे दिया गया। जैसे कि मैं अगर स्कूल के बाद जो मैं ट्यूशंस पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो जो वो ट्यूशन से फीस मिलती है तो वो क्या मेरी सैलरी होती है? उसको भी सैलरी नहीं कंसिडर कर सकते। क्यों नहीं उसे हम सैलरी कंसिडर कर सकते? क्योंकि वो भी मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गई। तो जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती हैं, इन पे टैक्स चार्ज नहीं होता है, इन पे टैक्स चार्ज नहीं होता है, ये फुल्ली एग्जाम्प्ट होती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब मेरे वाले खुद के लाइव एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। फिर से बता दूं एक बार या फिर ऐसे ही समझ में आएगा? वैसे तो समझ में आया कि अगर एक टीचर स्कूल में टीचिंग कर रहा है तो उसे सैलरी मिल रही है, बट अगर वो किसी और के लिए पेपर सेट करके दे रहा है तो उसको जो अलग से पैसा मिल रहा है, जो अलग से रेम्यूरेशन मिल रहा है, उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब जैसे एमएलए होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है, ऐसे समझ सकते हैं, एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास, डोंट वरी, आपको दिमाग में घुसा के ही रहूंगी कि क्या कहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन है, एक ये और एक ये, दोनों ही गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ये एमएलए हैं और ये हमारे पीएम हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा जरा माइंड मत करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बट जो एमएलए को भी इनकम मिल रही है, ठीक है, और पीएम को भी इनकम मिल रही है, बट जो पीएम की इनकम है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सैलरी कंसिडर करेंगे। क्यों सैलरी कंसिडर करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पीएम है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट है, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट है, हमारे पीएम और हमारे कॉन्स्टिट्यूट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट है वो उसका मास्टर हो गया, ठीक है, जो जिसके लिए वो काम कर रहे हैं वो उनके मास्टर हो गए, और वो जो पीएम का रोल प्ले कर रहे हैं, जो पीएम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, वो उनके सर्वेंट हो गए। ठीक है, इसीलिए उनको हमने क्या माना, उनको जो सैलरी मिल रही है हम उनको क्या मानेंगे? जो उनको इनकम मिल रही है उसको हम सैलरी कंसीडर करेंगे और इस पे भी हम टैक्स लगाएंगे, इस पे टैक्स लगेगा। बट अब यहाँ देख लेते हैं, ये जो एमएलए होते हैं, एमएलए कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको सिर्फ इलेक्ट किया जाता है, बट एज अ सैलरी इनको गवर्नमेंट से नहीं मिलती, इनको सिर्फ सैलरी, इनको सिर्फ पैसा दिया जाता है, जिसको हम सैलरी नहीं कह सकते, क्योंकि ये इसके अलावा भी और कहीं ज्वाइन कर सकते हैं और कहीं काम भी कर सकते हैं। उसके अलावा इनका खुद का भी अपना बिजनेस अगर कुछ होगा तो वो भी वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इनको गवर्नमेंट पैसा देती है संस्था चलाने के लिए, काम आगे करने के लिए, लोगों के लिए, जो भी ये लोग काम करते हैं,
उसको हम इनकम नहीं मानेंगे, इसको हम सैलरी नहीं मानेंगे, उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही मानेंगे। समझ में आ गया क्या डिफरेंस है पीएमजी की सैलरी में और एमएलए की सैलरी में? तो एमएलए को जो मिल रही है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, बट जो हमारी पीएम को मिल रही होगी उसको हम सैलरी कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो मास्टर्स, वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट है वो मास्टर है का रोल प्ले कर रहा है, और पीएम हमें, जो पीएम है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए वो सर्वेंट कहलाए जाएंगे। इसीलिए उनको जो पे किया जाएगा वो उनकी सैलरी होगा, और उस पर टैक्स प्रॉपरली लगेगा ही लगेगा, वो टैक्स फ्री नहीं होगी। जबकि एमएलए की सैलरी टैक्स फ्री होगी, एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, मतलब कि उसको टैक्स फ्री नहीं कह सकते, मतलब कि उस पर उस तरीके से टैक्स नहीं लगेगा जिस तरीके से सैलरी पे टैक्स लगता है, क्योंकि इस पांचों हेड में मैंने आपको बताया था अलग अलग तरीके से हम इवेल्युएट करेंगे टैक्स को। इसीलिए अब समझ में आ गया फर्स्ट रिलेशन कि जो भी सैलरी मिल रही है उसमें उनका रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन कैसा है, किस तरीके वाला है। तो क्या उसमें सैलरी की तरीके से टैक्स लगाया जाएगा या फिर किस वे में लगेगा, ठीक है। अगर अदर सोर्सेज का टैक्स है तो अदर सोर्सेज के बिहाफ पे लगेगा, अलग परसेंटेज होगी। अगर सैलरी का टैक्स है तो सैलरी के पर्पज से लगेगा, फिर सैलरी के अकॉर्डिंग अलग क्या होगा, टैक्स लगेगा, ठीक है। अब क्या कहा गया नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। इसमें बोला गया है मोर देन वन सोर्स ऑफ सैलरी। जब हमारे पास सैलरी का एक से ज्यादा सोर्स होता है तो हम उसमें भी देखते हैं। इसमें क्या कहा गया, मोर देन वन सोर्स ऑफ सैलरी में इसमें कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि एसएससी रिसीव करे एक ही जगह से, एक से भी ज्यादा जगह से हमारा जो एम्प्लॉय होता है उसको एक से ज्यादा जगह से भी अगर सैलरी मिल रही होती है तो उसमें कोई इशू नहीं होता है, उस पर भी हम टैक्स लगाते हैं, बट वो किसके बिहाफ पे लगेगा, वो सैलरी की ही बिहाफ पे लगेगा। क्योंकि जैसे कि ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि ये मिस्टर ए है, ये सुबह कॉलेज में पढ़ाते हैं, ये सुबह तो एक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और शाम को ये एक कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। शाम को कहाँ पढ़ा रहे हैं, कोचिंग एकेडमी या सेंटर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें यहाँ से भी सैलरी मिल रही है, यहाँ से भी सैलरी मिल रही है, और इनकी टोटल सैलरी मिला के 2.5 लाख रुपए पर मंथ की चली जाती है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें दोनों तरफ से सैलरी मिल रही है, बट एक से ज्यादा तरफ से मिल रही है सैलरी। दो सोर्सेस हैं इनके पास सैलरी के, कॉलेज से भी मिल रही है और कोचिंग सेंटर से भी मिल रही है, और इनकी सैलरी इतनी भी बन रही है कि इनको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कह दिया गया है कि वन से अगर मोर सोर्सेज हैं तो भी उनको किसके अंडर लिया जाएगा, सैलरी के अंडर भी लिया जाएगा। अब देखिए सैलरी और वेजेस। अब सैलरी और वेजेस, बहुत से बच्चे सोचेंगे मैम सैलरी का मतलब क्या होता है कि हमने कहीं काम किया तो पैसे मिले, और वेजेस का मतलब क्या होगा कि हमने कहीं काम किया तो भी पैसे मिले। तो करेक्ट बेटा, बिल्कुल सही कहा। सैलरी और वेजेस बोल रही है हम, सैलरी और वेजेस दोनों ही एक होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट क्या कहा गया है, देखो सैलरी का मतलब है आपने किसी के यहाँ बहुत ऑफिशियल तरीके से काम किया, मैनुअली आपको क्या मिला, यहाँ पे पैसा मिला जिसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं दिया गया। वेजेस क्या होती है, वेजेस कौन करते हैं, लेबर्स करते हैं, ठीक है। लेबर्स को मिलती है वेजेस, ठीक है। उनको क्यों मिलती है, क्योंकि वो उनके पर आवर के अकॉर्डिंग होती है, जितने घंटे वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। साथ ही साथ वैसे तो सैलरी में भी ऐसा ही होता है, बट इनको पर डे पे मिलती है और ये मैनुअल नहीं होती है, इसको कहीं ज्यादा कोई रिकॉर्ड नहीं करता है। तो सैलरी और वेजेस में कोई डिफरेंस होता नहीं है, बट इसमें क्लास आ जाती है कि जो लेबर होते हैं उनको वेजेस दी जाती है, और जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनको सैलरी दी जाती है। बाकी तरीके से इन दोनों को सेम ही कंसीडर किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया बहुत अच्छे से, नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। फिर है वॉलंटियर पेमेंट। वॉलंटरी पेमेंट में क्या होती है, जो इच्छा के अनुसार पे की जाए, जिसमें किसी भी तरीके से कैश में भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, या किसी भी मोड में हो सकती है, बट बस सर्विस प्रोवाइड की है इसीलिए आपको दे रहे हैं, इसीलिए उसको हम क्या मानेंगे, सैलरी के हेड में ही कंसिडर करेंगे। टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी कौन सी सैलरी होती है, टैक्स फ्री सैलरी वो होती है जो एम्प्लॉय को दी जाती है एज अ सैलरी, बट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय दी जाती है, यानी कि टैक्स फ्री, उसकी सैलरी इतनी नहीं है कि उसमें कोई टैक्स लगाया जाए, इसीलिए उसको टैक्स फ्री सैलरी कहा जाता है, ठीक है। ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सैलरी के। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें कहा गया है कि सैलरी में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो समझते हैं कि सैलरी में और क्या क्या चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं। सो स्टूडेंट, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो क्या कह रहा है, व्हाट इंक्लूड्स सैलरी। सैलरी को बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीजें लाई जाती हैं, फिर उसको किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है। तो सैलरी को बनाने के लिए ये 4 बेसिकली मेन चीज होती है जो हमें चाहिए होती है अपनी एक ग्रोस सैलरी निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए होता है, एक तो हमारा बेसिक पे यानी कि हमारी नॉर्मल सैलरी आ जाती है, फिर उसमें हमारे सारे अलाउंसेस आ जाते हैं। अलाउंसेस किसे कहते हैं, यानी कि जो भी अलग से सैलरी के अलावा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक एम्प्लॉय हैं,
ये समझ लीजिए, अपने आप को यहाँ इमेजिन कर सकते हैं। ये आप है मिस्टर ए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसमें आपको 10,000 रुपए सैलरी मिल रही है, सिर्फ आपके काम के 10,000 रुपए आपको दिए जा रहे हैं। फिर उसमें आपको कुछ अलाउंसेस भी दिए जा रहे हैं। अलाउंसेस मतलब कि आपके खाने का, रहने का और आपके आने जाने का कुछ खर्चा, एक्सपेंसेस दिया जा रहा है, यानी कि आपको जिसमें आपको 5,000 रुपए एक्सपेंस भी दिया जा रहा है, जो आपको एज अ अलाउंस हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या है प्रिक्विसाइड। प्रिक्विसाइड यानी कि आपने कुछ ज्यादा अच्छा काम कर दिया, ठीक है, बहुत मेहनत कर डाली, बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की, तो आपको 1,000 रुपए या 7,000 कर देते हैं, 7,000 आपको वो भी दे दिया कि आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, इसलिए आपको वो दे रहे हैं। फिर प्रॉफिट एंड लीव इन सैलरी, यानी कि कुछ ऐसा हुआ कि आपकी को प्रॉफिट मिला है, तो 5,000 आपको वो भी पे कर दिया गया, तो इन 5,000 लिखा था, 50 लिख दिया, ठीक है। तो इन सब चीज को मिला के आपकी क्या बनती है, एक ग्रॉस सैलरी बनती है। इन सभी चीजों को मिला के क्या बनती है, आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। तो एक सैलरी को पूरा कंप्यूट करने के लिए, ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए हमें चाहिए होता है सैलरी, अलाउंस, प्रिक्विसाइड्स, प्रॉफिट लीव ऑफ सैलरीज, ठीक है, कि सैलरीज में हमारे कौन कौन से प्रॉफिट हुए उनको भी हम एड ऑन कर देते हैं। सब इन सबको हम आप कैलकुलेट कर देंगे तो आपकी क्या निकल के आएगी, एग्जैक्ट सैलरी निकल के आएगी। जैसे अगर हम अब मिस्टर ए को देख लें, यानी कि आपको देख लें कि आपकी इसमें एग्जैक्ट सैलरी कितनी बनेगी, फिर बेसिक पे तो 10,000 था, तो 10 और 5 और 5 10 20 और ये 7 हो गया, 27,000 आपकी प्रॉपरली क्या हुई, ग्रॉस सैलरी मिली एक मंथ की। इस तरीके से आप बहुत एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये था हमारी सैलरी को इंक्लूड करने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है हमारी सैलरी के अंदर, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको बहुत अच्छे से कि ग्रॉस सैलरी को कैसे कैसे देखते हैं हम, ठीक है। अब हम इसके बाद जानेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने भी आपको लास्टली टॉपिक में बताया कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, अब ग्रॉस सैलरी के लिए क्या क्या करते हैं ये एक बार और अच्छे से जान लीजिए, ताकि आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाए कि ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो ग्रॉस सैलरी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, ये 4 बेसिकली चीज चाहिए होती है हमें ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए। सैलरी यानी कि आपका बेसिक पे, जिसके अंदर आ जाएगी वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुइटी आ जाएगी, फी या फिर कोई कमीशन या फिर कोई एडवांस सैलरी आपको दी गई हो वो, तो ये सब हमारी बेसिक सैलरी के अंडर इंक्लूड की जाएंगी, ठीक है। फिर है हमारे अलाउंसेस। अलाउंसेस कितने तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के अलाउंसेस होते हैं। कुछ होते हैं ऐसे जिसपे फुल्ली टैक्स लगाया जाता है, कुछ होते हैं जिनपे हाफ में टैक्स लगाया जाता है, जैसे डियरेंस अलाउंस होता है, उसमें हाफ में टैक्स लगाता है और हाफ उसे रिमेन छोड़ देते हैं। वो एज पर होता है कि आप फॉर साइड वर्क कर रहे हैं या ऑफ साइड वर्क कर रहे हैं, उसके पर्पज से देखा जाता है कि अगर फॉर साइड वर्क है तो कितना टैक्स जाएगा और ऑफ साइड वर्क है तो कितना टैक्स जाएगा। तो अलाउंस कुछ फुल्ली टैक्सेबल होते हैं और कुछ पार्टिली टैक्सेबल होते हैं, और कुछ फुल्ली एग्जेम्प्ट भी होते हैं जिनको कोई टैक्स पे करना ही नहीं होता है। प्रिक्विसाइड्स में कौन कौन से होते हैं, प्रिक्विसाइड 3 पे बेसिस से होते हैं, जनरल प्रिक्विसाइड, स्पेसिफिक और टैक्स फ्री, यानी कि नॉर्मल भी होते हैं, कुछ खास भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनपे कोई टैक्स नहीं भी दिया जाता है। फिर क्या है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में क्या कहा गया है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ द वेरिएशन इन टर्म ऑफ सर्विसेज, यानी कि ऐसे कंपनसेशन पे किया जाएगा ऐसे आपको कोई लॉस हुआ, या फिर एनी पेमेंट फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ टू अप्रिशिएटिंग हिज सर्विस, ऐसी कोई पेमेंट की जाएगी एम्प्लॉयर के थ्रू एक एम्प्लॉय को जिससे वो उसे अप्रिशिएट करना चाह रहे होंगे उनके वर्क परफॉर्मेंस या फिर उनकी सर्विस के बिहाफ पे, ठीक है। तो ये था मेन वे टू ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट या फिर इवेल्युएट करने का, ओके। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। सो स्टूडेंट, ये है हमारा सबसे लास्ट टॉपिक इस पूरी क्लास का, जिसमें हम अपने अलाउंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे जैसे कि मैंने भी लास्टली आपको बताया कि बेसिकली 3 तरीके के अलाउंसेस होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टिली टैक्सेबल एंड फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो फुल्ली टैक्सेबल में कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं, डियरनेस अलाउंस आता है, जैसे मैंने बताया था कि आपको ये अलाउंसेस होता है टैक्सेबल वाला, ठीक है। फिर आता है हमारे डियरनेस रिलीफ, फिक्स्ड मेडिकल, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ओवर टाइम पे अलाउंसेस, जो ओवर टाइम इनकम मिलती है हमें उसके अलाउंसेस। उसके अलावा भी बहुत सारे सोन बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जिसको आप बुक से रीड ऑन कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि और कौन कौन से हैं जिन पे फुल्ली टैक्स लगाया जाता है। सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही फिर माइंड में रह जाएगा। पार्टिली टैक्सेबल कौन कौन से होते हैं, जैसे हाउस रेंट हो गया, इस पे कुछ पार्ट पे आपको लगेगा टैक्स, कुछ पार्ट पे नहीं लगेगा। एंटरटेनमेंट हो गया सेम, ऐसे ही ट्रैवल और स्पेसिफिक वाला, ठीक है। फुल्ली एग्जाम्प्ट कौन कौन से, कार और कन्वेंस के पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। हाई कोर्ट के जज हैं आप, तब भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। टीचर या सार्क मेंबर्स हैं या फिर कोई प्रोफेसर हैं तो भी आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। मेंबर ऑफ यूपीएससी हैं, यानी कि आपने
यूपीएससी के मेंबर रह चुके हैं तो भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। तो ये थे हमारे सारे के सारे अलाउंसेस और ये था हमारा पूरा चैप्टर सैलरी का, जिसको एज अ थ्योरी पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। न्यूमेरिकल बेसिस पे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। इसी के साथ मैं अपनी ये क्लास यहीं खत्म करती हूँ। तो होपफुली क्लास आपको पूरी क्लास को पढ़ने में उतना ही मजा आया होगा जितना कि मुझे पढ़ाने में आया। तो टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून विद आवर क्लास, बी द कॉमर्शियल, स्टडी वहीं जहाँ कॉन्सेप्ट सही। बाय बाय क्लास।